हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लगभग पढ़ रहे हैं। यह ऑपॉव प्रिंसिपल है। ऑपॉव कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं, यह जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है क्रमिक रूप से भरना, क्रम से भरना। तो ऑपॉव नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले निम्न उपकक्षकों में प्रवेश करता है। पहले इलेक्ट्रॉन निम्न उपकक्षकों में प्रवेश करता है और फिर इसके बाद उच्च उपकक्षकों में प्रवेश करता है ना। तो यह इसके ऑपॉव नियम हो जाते हैं। तो इस नियम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकक्षक में भरते हैं जिन उपकक्षकों की ऊर्जा कम हो, फिर उच्च उपकक्षकों में भरते हैं। तो यह जो आप टेबल देख रहे हैं, यह बहुत आसान टेबल है। आप इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मतलब है उसे क्रम से रखना, इलेक्ट्रॉन को उपकक्षों में क्रम से रखना। तो आप देख रहे हैं 7 से लेकर 1 से लेकर 7 तक है, फिर यहाँ 2 से लेकर के 7B तक है, यहाँ 3D से लेकर 7D तक है, यहाँ 4F से लेकर 7F तक है। ऐसा अब इसको देखिए, इसको जब हम लिखते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा? 1s में। किसमें प्रवेश करेगा? 1s में। तो आप यहाँ लिख दीजिए 1s। फिर किसमें प्रवेश करेगा? 2s में। फिर किसमें प्रवेश करेगा? 2p में। फिर किसमें प्रवेश करेगा? 3s में। फिर इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा? 3p में। फिर किसमें प्रवेश करेगा? 3p से 4s में। 4s से किसमें प्रवेश करेगा? 3d में। 3d से 4p में और 4p से 5s में और 5s से 4d में और 4d से 5p में और 5p से 6s में और 6s से 4f में और 4f से 5d में और 5d से 6d में और 6d से 7s। यह क्रम आप या तो याद रख लें या टेबल बना लें। बहुत बहुत उपयोगी चीज है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें यह बहुत काम आता है। अब देखिए, S उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन। P उपकक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन और D उपकक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन और F उपकक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। यह मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं यह मैक्सिमम है। तो 1s है तो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा। जब 2s भर जाएगा तो 1s भर जाएगा तो 2s में आएगा, है ना, 2s में आएगा। इसके बाद 2p में तब तक इलेक्ट्रॉन भरता रहेगा जब तक p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं तब तक 3s में नहीं जाएगा। जैसे ही p कक्षक में भर गया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3s में इलेक्ट्रॉन, 3s कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेगा। 3s की कैपेसिटी, s कक्षक की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की रहती है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जब तक भरेगा नहीं तब तक वह 3p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है। फिर 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, यह इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, किसी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। अब हम देखें कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां देखें हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक है, एक इलेक्ट्रॉन है, पढ़ चुके हो जितने परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 1s2, 1s1, यहां ये लिखेंगे 1s2। हीलियम का 2 होता है, तो जब तक यह इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाएगा तब तक यह आपका 2s में जाएगा। लिथियम का 3 है, तो 1s2 अब 2s1, इसको जोड़ो 2 + 1 तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब तक s भरेगा नहीं तब तक यह 2s भरेगा नहीं, उसके बाद 3s में 2p में जाएगा नहीं। अब देखिए बेरिलियम का है 4, तो 1s2 2s2 4 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह बोरान का है 5, तो 1s2 2s2 और 2p1, 2 + 2 + 1 तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, जब तक p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते, p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते, तब तक 3s में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है, यह माइंड सेटअप करना है। जैसे कार्बन का 6 है, 1s2 2s2 और 2p2, यहाँ 2 भरेंगे। ये नहीं कि 2p के बाद से पहुंच जाएंगे आप 3s में, इसको 6 तक भरना, 6 तक भरना है, क्योंकि p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन रखने की है। नाइट्रोजन का 7 है, 1s2 2s2 और 2p3 करेंगे, 2 2 4 और 3 7 है। ऑक्सीजन का 8, 1s2 2s2 और 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। F का 9, 1s2 2s2 2p5 और नियोन का 10, 1s2 2s2 और 2p6। अब ये भर गया, 2p6 क्या हुआ, भर गया। तो 2p6 भरने के बाद कहाँ जाएंगे, 3s1 में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, 3s1। तो देखिए यहाँ पर सोडियम का होता है 11, तो 1s2 2s2 और 2p6 यहाँ तक भर गया। अब 2p6 के बाद आप कहाँ आएंगे, 2p के बाद 2p6 के बाद 3s लाएंगे, तो यहाँ पर 3s1, इसको जोड़ते रहेंगे, 2 + 2 4 और 6 10 और +1 11 हो गया। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप आवर्त सारणी में जो देखे होंगे, आवर्त सारणी में उसके पोजीशन को बता सकते हैं, किस समूह में रहता है, किस आवर्त में रहता है, इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप निकाल सकते हैं। उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, संयोजकता निकाल सकते हैं, समूह संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपका यह होमवर्क है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं आपॉव सिद्धांत का दूसरा रूप पढ़ते हैं, है ना। आपॉव सिद्धांत को N+L नियम भी कहते हैं। आपॉव सिद्धांत को N+L नियम कहते हैं। यह N+L नियम आप देखिए, जो क्रम है आगे पीछे हो जाता है। कभी कभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 4s पहले आ गया, 3d बाद में आया है ना। इसी तरह आपका देखेंगे 5s है, इसके बाद 4d आया है। ये जो देख रहे हैं
अंतर जो हो रहा है यह इसके सिद्धांत पर आप समझ सकते हैं। तो पहला सिद्धांत है कि जिस उपकक्ष के लिए n+l का मान सबसे कम हो, इलेक्ट्रॉन पहले उसी उपकक्ष में भरते हैं। जिस उपकक्ष के लिए n+l क्वांटम संख्या का योग सबसे कम हो इलेक्ट्रॉन उन्हीं उपकक्ष में भरते हैं। जैसे अब n+l मान है ना, तो यहां देखिए 3D उपकक्ष के लिए अब हम लोग क्वांटम संख्या भर चुके हैं, तो n का मान यहां पर 3 हो जाएगा। अब l d है तो l का मान यहां पर क्या हो जाएगा 2, तो टोटल कितने हो गए 5। ठीक है, अब देखें कि 4s उपकक्ष के लिए तो n बराबर क्या हो जाएगा 4, s कक्षक है तो जब s कक्षक होता है तो l का मान क्या हो जाता है 0, तो 0 तो कितने हो गया 4। तो पहले किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, पहले किस उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तो 3D कक्षक में प्रवेश करेगा। इसके बाद 4s कक्षक में प्रवेश करेगा, 4s कक्षक में प्रवेश करेगा, उसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। यहाँ देखिए 3D कक्षक यहाँ है, इसके बाद यहाँ 4s, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। समझ गए चीज। दूसरा नियम है कि जिस किन्हीं दो उपकोषों के लिए उपकक्षों के लिए n+l का मान लगभग समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उन्हीं कक्षक में भरते हैं जिनमें n का मान सबसे कम हो, है ना। दूसरा नियम है यदि दो उपकक्षों के लिए n+l का मान बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन उस उपकक्ष में प्रवेश करेगा जिसमें n का मान कम हो। यह ध्यान दें, दो उपकक्ष है, इसके लिए n+l का मान समान बराबर हो जाता है। आप निकालोगे ना, ये लिखे हैं, ये क्रम जो लिखे हैं निकालेंगे, तो पहले उस उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, भरेगा जिसमें n का मान सबसे कम हो। तो n+l, तो देखते हैं कि 3D उपकोष के लिए, 3D उपकक्ष के लिए तो 3D, तो 3+d l जब d होता है तो l बराबर क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो 2, तो कितने मान हो गए 5। अब 4s है ना, 4d
बराबर है, दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस पक्ष में बढ़ेगा, जिसमें n का मान सबसे कम हो। तो इसमें क्या कहते हैं 3d, n है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा, 3d उपकक्षक में प्रवेश करेगा, है ना। दोनों के मान समान है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3d में पहले प्रवेश करेगा क्योंकि n का मान यहाँ पर 3 है। ठीक है। अब है पाउली के अपवर्जन का नियम। पाउली के अपवर्जन का नियम, आपका नियम आपका हो गया है। पाउली का अपवर्जन नियम पाउली का अपवर्जन नियम है किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होता है। यदि n, l, m समान है तो s का मान भिन्न हो जाएगा, है ना। तो यह पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा। यदि n, l, m समान है तो चक्रण क्वांटम संख्या n, l, m समान है तो s का मान भिन्न होगा, तो क्या हो गया, इन दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा। यदि n, l, m मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंत क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या यदि समान है तो s का मान भिन्न होगा। उदाहरण के रूप में हीलियम है, हीलियम इसके परमाणु क्रमांक 2 होते हैं तो 1s2 1s2, ठीक है। तो एक दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1 तो l बराबर 0 हो जाएगा, m बराबर भी 0 होगा। तो s का जो क्वांटम चक्रण क्वांटम संख्या है यह +½ हो जाता है। दो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें दो प्रवेश करता है, एक क्लॉकवाइज होता है तो उसके लिए हम हाफ लिखते हैं, +½ लिखते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए n भी 1 होगा, l भी 0 होगा, m भी 0 होगा और s का मान -½ होगा, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में हो रहा है। घड़ी के दिशा में प्रवेश करता है तो +½ होता है और घड़ी के विपरीत दिशा में होता है तो एंटी क्लॉक -½ लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से अब पाउली का अपवर्जन नियम हो गया। अब है पाउली के अपवर्जन नियम का अनुप्रयोग
पॉली के अपवर्जन नियम का क्या क्या अनुप्रयोग है यह हम लोग देखते हैं। तो किसी, ध्यान से सुने, किसी कक्ष, कक्ष से मतलब है मुख्य ऊर्जा स्तर, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। दूसरा बिंदु है कि किसी कक्ष में उपकक्षों की संख्या, किसी कक्ष में उपकक्षों की संख्या, जैसे K L M N कक्ष हो गया, उसमें उपकक्ष हो जाएंगे S P D F। तो किसी कक्ष में उपकक्षों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के n के बराबर होता है। जैसे K कक्ष है तो उसमें एक उपकक्ष हो जाएगा, S हो जाएगा। L कक्ष है, दूसरे नंबर का है तो उसमें S और P होगा। M है ना, तो M है तीसरे कक्ष का है तो 3 उपकक्ष हो जाएंगे S P D, और चौथे कक्ष होंगे K L M N होंगे तो उसमें 4 उपकक्ष होगा। कौन कौन सा? S P D F, हम लोग क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हो। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह पॉली के अपवर्जन से हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगला है कि किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में ऑर्बिटलों की संख्या n² होती है। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल n² ऑर्बिटल होते हैं, कुल n² ऑर्बिटल होते हैं। कैसे n² ऑर्बिटल होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि n बराबर 2 कर दिए तो 2 कर दिया तो L कक्ष हो गया, है ना, कौन सा कक्ष हो गया? L। तो इसमें कितने होते हैं? S और P होते हैं। कितने हो जाते हैं? P हो जाते हैं। S के कितने हो गए? 1 ऑर्बिटल बनता है, अब P का 3 ऑर्बिटल बनता है। तो 1 2 3 4, इस पर आप सूत्र लगा लीजिए, तो 2 के घात 2 बराबर 4 उपकक्ष बन गए। ठीक है, तो किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में, मुख्य ऊर्जा स्तर क्या हो गया? L हो गया। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल n² ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है कि एक ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण वाला केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह ऑर्बिटल है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वह भी विपरीत चक्रण वाला होगा। एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यह आपके पॉली के अपवर्जन नियम का अनुप्रयोग हो गया। ठीक है, अब किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, यह हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ देखिए, यह हो गया आपका फोर्स, यह मुख्य क्वांटम संख्या, यह द्विअक्षीय क्वांटम संख्या, यह चुंबकीय क्वांटम संख्या, या चक्रण क्वांटम संख्या, है ना, और कुल इलेक्ट्रॉन। अब कुल इलेक्ट्रॉन, अब देखिए कोर्स 1 है, इसका मतलब K कक्ष है, तो K कक्ष है तो L बराबर 1, तो L बराबर भी 0 होता है, L बराबर भी 0 होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, +½ और -½ तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, इसी तरह दूसरे कोर्स की बात करें, L की बात करें तो L बराबर 2,
बड़ा हुआ 2 होता है तो 2 मान हो जाते हैं। कौन कौन से मान हो जाते हैं? 0 और 1 हो जाते हैं। S और P कक्षक हो जाएगा। तो इसके लिए जब 0 होता है तो m का मान भी 0, इसमें भी +½ और -½ अब l बराबर यदि 1 है तो m का मान होता है -l से 0 + l तक। इसके 3 मान हो जाएंगे। इसके 3 मान कौन कौन से हो गए? -1, 0 और +1, ये 3 मान हो जाएंगे। यह आप जब क्वांटम नंबर पढ़ोगे, क्वांटम संख्या पढ़ोगे तो इसको ठीक से सही से जान पाओगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? +½ -½ इसमें भी +½ और -½ इसमें भी +½ और -½ तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हो गए? देखिए 1 2 10 कक्षक में 1 2 3 4 5 6 तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोर्स में क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं ना 2n², तो सही हो रहा है ना। इसी तरह आप लोग तीसरे कक्षक के लिए बना के लाओगे, तीसरे कक्षक के लिए बना के लाओगे। अब n बराबर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर तीसरे कोर्स का लिखना है। तो उसमें तीसरे कोर्स के लिए क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। 0 1 और 2। तो इसी तरह m का निकाल लोगे, इसी तरह s का निकाल लोगे। ठीक है, आज इतने तक। इसमें एक रह गया है, हुंड का नियम रह गया है। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं हुंड का नियम पढ़ेंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अपवाद है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लोग जो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ये अपेक्षा रहता है। आप लोग देखिए वीडियो को। ओके, थैंक यू।